20.1 प्रस्तावना। वर्तमान विश्व में अपने साधारण दिनचर्या के अलावा किसी का भी सरकारी एजेंसियों जैसे पुलिस, आयकर अधिकारियों, नगर निगम अधिकारी, अन्य प्राधिकारियों जो सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े हैं, जैसे सार्वजनिक परिवहन, सफाई, स्वच्छता, बिजली तथा जल की आपूर्ति इत्यादि से दिन में कई बार सामना नहीं करना असंभव हो गया है। नौकरशाही प्राधिकारियों के आकार एवं महत्व में वृद्धि आ गई है क्योंकि आधुनिक राजनीतिक सत्ता व्यापक हो गई है, जिसके अंतर्गत उद्देश्यों को उचित प्रकार से पूरा करने के लिए कई क्रियाकलाप किए जाते हैं। किसी भी आधुनिक राज्य का नौकरशाही के न्यूनतम सहयोग समर्थन के बिना जीवित रहना संभव नहीं है, क्योंकि ये एजेंसियों बड़े संगठनों के उद्देश्यों को सुचारू रूप से पूरा करने में सक्षम होती है। इस प्रकार लोक नौकरशाही, लोक सेवा या अन्य प्रशासनिक एजेंसियों आधुनिक समाज तथा राजनीतिक सत्ताओं पर अपना वर्चस्व रखती है। इन एजेंसियों में, जिसके अंतर्गत मुख्य राजनीतिक विधायिका के नीचे कार्य करने वाले विधायिका के अन्य सदस्य हैं, वे आमतौर पर लोक नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी रहते हैं। पिछले लगभग एक दशक से सरकारी नौकरशाही के आकार में वृद्धि हुई है, क्योंकि सरकारी कार्यों में भी अधिक व्यापकता आई है। दूसरे शब्दों में, आधुनिक राज्य के विकास तथा सामाजिक और आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के कारण प्रशासनिक ढांचा और उनकी विविधताओं का निर्माण हुआ है। इन नौकरशाही संरचनाओं का महत्व अधिक बढ़ गया है क्योंकि अतकनीकी राजनीतिक विधायिका की तुलना में ये अधिक तकनीकी विद्वान, सर्वोपरि एवं विशेषज्ञ हैं। कई विद्वानों का मानना है कि साई वही समाज जिसमें वैधानिक तार्किक प्राधिकार संरचना है, नौकरशाही मॉडल प्रारूप की प्रशासनिक संरचनाओं को कायम रख सकता है। वाइट चॉल्डो 1953। 20.2 नौकरशाही का अर्थ। सामान्यतः नौकरशाही का प्रयोग लोक प्रशासन से जुड़ी सभी एजेंसियों एवं संरचनाओं के लिए किया जाता है। हालांकि नौकरशाही इन एजेंसियों को विशेष प्रकार से संगठित करने के लिए होती है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने नौकरशाही को इस प्रकार परिभाषित किया है: अधिकारियों का व्यावसायिक समूह जो पिरामिड रूप पदसोपान में व्यवस्थित है तथा जो अव्यक्तिगत एवं एकरूपीय नियम एवं प्रणालियों से कार्य करता है ताकि संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। 20.3 वेबर का नौकरशाही सिद्धांत। जर्मनी के इतिहासकार से समाजशास्त्री बने मैक्स वेबर को नौकरशाही का व्यवस्थित सिद्धांत देने का श्रेय जाता है। परंपरागत एवं करिश्माई प्राधिकार प्रणालियों में विद्यमान आनुवंशिक, पुश्तैनी प्रकार तथा आधुनिक समय को वैधानिक तार्किक प्राधिकार प्रणालियों का वैधानिक तार्किक नौकरशाही का मॉडल है। सर्वप्रथम मैक्स वेबर ने ही अव्यवस्थित प्रशासन के ऊपर नौकरशाही को एक बृहद सुधार के रूप में स्थापित किया। लोक प्रशासनिक संगठनों में उनका न सिर्फ अधिकाधिक उल्लेख किया गया है, बल्कि नौकरशाही में कई सामाजिक विज्ञान शोधों में भी शुरुआत उन्हीं के सिद्धांत के आधार पर हुई है। 3.1 वेबर की प्राधिकार प्रणाली। 1 वेबर की प्राधिकार प्रणाली। प्राधिकार प्रणालियों के अपने वर्गीकरण में वैधता के आधार पर उन्होंने प्राधिकार को इस प्रकार वर्गीकृत किया है: 1 परंपरागत प्राधिकार, 1 करिश्माई अप्राकृतिक प्राधिकार, 3 तार्किक प्राधिकार। परंपरागत प्राधिकार में अधिकारों की मान्यता एवं वैधता का आधार शासक की सेक्रेडनेस, सत्ता और अनेक आदेश होते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत व्यक्तिगत संपर्क, सच्चाई, रक्त संबंध आदि प्रशासन की संरचना और निर्णय को प्रभावित करते हैं। करिश्माई प्राधिकार में करिश्मा या शासक की आधिदैविक विशेषताएं प्राधिकार के प्रति मान्यता का आधार है। करिश्मा एक ईश्वरीय देन है जिसका अनुभव स्वयं शासक को ही होता है। एक करिश्माई नेता शासक के परंपरागत नेतृत्व या आधुनिक तार्किक नेतृत्व के प्रशासनिक चयनित नेता से विपरीत होता है। वैधानिक तार्किक व्यवस्था में प्राधिकार के प्रति मान्यता के आधार नियम हैं जो अव्यक्तिक, निष्पक्ष तथा तार्किक रूप से लाए गए हैं। वेबर के अनुसार नौकरशाही एक विशिष्ट प्रकार की प्रशासनिक संरचना है जिसका विकास प्राधिकार के तार्किक वैधानिक रूप के साथ हुआ है। उनके अनुसार सिर्फ परंपरागत एवं तार्किक वैधानिक प्राधिकार संबंध स्थायी प्रशासनिक स्वरूप के निर्माण के लिए सक्षम है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही के नैतिक रूप की अवधारणा दी जिसमें संरचनात्मक और व्यवहारवादी विशेषताएं हैं, जैसे तार्किकता, कार्य विभाजन तथा विशेषीकरण, पदसोपानीय प्राधिकार व्यवस्था, क्षमता आधारित भर्ती, पदोन्नति, स्थिति कार्यालय तथा उनके पदधारी के बीच भेद, लोक और निजी के बीच विभेद, लिखित आलेखों पर विशेष बल, कार्यालय पद्धतियां, नियम उन्मुख रूढ़िवाद आदि। तार्किक नीतियों के आधार पर नौकरशाही का संगठन होता है। पदसोपानीय आधार पर कार्यालय गठित होते हैं तथा उनके कार्यकलाप अव्यक्तिक नियमों पर आधारित होते हैं। कर्तव्य एवं कार्यों के सुव्यवस्थित आवंटन से कर्मचारी निर्देशित होते हैं। भर्ती का आधार होता है आवेदक की क्षमता या उनकी विशिष्टता, न कि आरोपित मूल्य। कई लोगों के बीच ऐसी नौकरशाही समन्वय संगठन के आधुनिक रूपों की प्रधान संरचनात्मक विशेषता हो गई है। वेबर के लिए नौकरशाही उपर्युक्त विशेषताओं के साथ एक प्रशासनिक संगठन है जिसको एक बार स्थापना होने से यह आगे भी जारी रहेंगी, क्योंकि आधुनिक समाज के कार्यरत वैधानिक प्राधिकार में सत्ता से भिन्न यह संगठन का सबसे कार्यकुशल और तार्किक रूप है। चूंकि सभी आधुनिक राज्य कानूनी विवेकी प्राधिकार प्रणाली होने का दावा करते हैं, वेबर के सैद्धांतिक आधार पर लोक प्रशासन का संचालन नौकरशाही के द्वारा ही होता है। वेबर के अनुसार नौकरशाही अनुशासन पर आधारित एक प्रशासन है तथा अनुशासन और कुछ भी नहीं सिवाय सतत रूप से विवेकपूर्ण क्रमानुसार तैयार और आदेशानुसार उसका कार्यान्वयन है। 3.2 वेबर मॉडल की विशेषताएं। वेबर की नौकरशाही मॉडल की निम्नांकित विशेषताएं हैं: 1 विशेषीकरण तथा श्रम का विस्तृत विभाजन, 2 पदसोपानीय स्थिति, 3 भर्ती तथा पदोन्नति के लिए तकनीकी क्षमता, 4 लिखित नियम एवं विनिमय, 5 निष्पक्षता तथा 6 औपचारिक लिखित संचार। श्रम का विभाजन वेबर सिद्धांत की मूल विशेषता है। 1 विकसित श्रम विभाजित तथा कार्यों का विशेषीकरण। प्रत्येक श्रेणीबद्ध इकाई में कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व को विस्तृत रूप से परिभाषित किया जाता है। एक निश्चित क्षेत्राधिकार नीति के अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय में सीमित कार्यों को आवंटित किया जाता है जिसका निर्धारण प्रशासनिक व्यवस्थापन करता है। प्राधिकार संरचना परंपरागत प्राधिकार संरचना से भिन्न, जहां अधीनस्थ वरिष्ठ संबंध व्यक्तिगत आधार पर होता है। नौकरशाही संगठन में अधीनस्थ वरिष्ठ संबंध का आधार है प्राधिकार का तार्किक, विवेकपूर्ण एवं अव्यक्तिक विनियम। नियत तरीके में औपचारिक कर्तव्यों का निश्चित वितरण होता है। कार्यों के निष्पादन में आदेश देने का अधिकार नियमों से निर्धारित है। इन कर्तव्यों को लगातार पूरा करने तथा उससे जुड़े अधिकारों को कार्यान्वित करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रबंध किया गया है। इस प्रकार प्राधिकार को प्रशासनिक नियमों से वैधता मिलती है तथा पदाधिकारी की निष्ठा अव्यक्तिक होती है, जो वरिष्ठ स्तर की होती है, न कि किसी विशेष मान्य व्यक्ति के लिए।
नौकरशाही संगठन में पदधारी की स्थिति और भूमिका। नौकरशाही संगठन में पदधारी की स्थिति और भूमिका में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। औपचारिक योग्यता के आधार पर चयन और भर्ती। डिप्लोमा, विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र, जिससे आवेदक की आवश्यकता क्षमता की जांच हो सके ताकि यह अपने विशिष्ट कर्तव्यों को बिना पारिवारिक या राजनीतिक हस्तक्षेप के पूरा कर सके। उसका कार्यालय ही उसका पेशा है, जिसमें स्थिरता और गतिशीलता है और जो जीवन का कार्य भी है। यह उसको जीविका है। दूसरे शब्दों में, नौकरशाही संगठनों में पद सम्मानार्थ, अवैतनिक या लघु अवधि के लिए नहीं दिया जाता है। सामान्यतः यहां पदोन्नति का आधार होता है वरीयता या उपलब्धि। पारिश्रमिक प्रणाली उसको पद स्थिति पर निर्भर करती है, न कि उसके उत्पादक निष्पादन पर। नौकरशाही जीवन में निजी एवं लोक क्षेत्र में स्पष्ट विभेद है। नियम जो संगठनात्मक सदस्यों के बीच संबंधों को नियंत्रित करते हैं। तर्कसंगत नियमों के आधार पर नियंत्रण की प्रणाली नौकरशाही की सबसे महत्वपूर्ण और सर्वव्यापी विशेषता है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही प्रशासन का अर्थ है ज्ञान के आधार पर नियंत्रण रखना। यही विशेषता इसे विशिष्टतः तर्कशील बनाती है। यह तथ्य इसके बिल्कुल विपरीत है, जहां सभी संबंधों का नियंत्रण व्यक्तिगत विशेषाधिकार या पक्षपात द्वारा होता है और जो आनुवंशिक संगठनों में ज्यादातर पाया जाता है, खासकर जहां संबंध किसी पवित्र परंपरा द्वारा निर्धारित नहीं होती है। औपचारिक लिखित संचार आधुनिक कार्यालयों का प्रबंधन लिखित प्रालेखों के आधार पर होता है। लोक कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी अपनी फाइलों और सामग्रियों के साथ ब्यूरो कार्यालय कहलाते हैं। वेबर ने प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत नौकरशाही संगठन के मूलाधार को सिद्ध किया है। सर्वप्रथम निश्चित तथा अधिकारिक क्षेत्राधिकार का सिद्धांत है, जिससे कर्मचारी के कार्य अधिकार सुनिश्चित होते हैं। दूसरा, नौकरशाही में क्रमबद्ध निर्देशन होता है, जिससे शासित व्यक्ति को उच्च स्तर तक अपील करने का अधिकार होता है और यह नौकरशाही का पूर्ण प्रकार है। वेबर के अनुसार कार्यालय का प्रबंधक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करता है और कर्मचारी को भी संगठन के प्रति सेवा के बदले में हर जाना प्राप्त होता है। 3.3 वेबर की आलोचना। व्यवहारवादी विद्वानों ने वेबर की नौकरशाही मॉडल की बहुत आलोचना की है। तुलनात्मक नौकरशाही प्रणाली के अध्ययन में जिन विद्वानों ने अपना योगदान दिया है, उनमें कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार है: रॉबर्ट मर्टन, माइकल क्रोजियर, रॉबर्ट मिचल, मुनरो बर्जर, एलेट डॉमंड, फेरल हेडी तथा रॉबर्ट प्रेस्थस। तुलनात्मक नौकरशाही के इन लेखों में विशेष बल प्रशासनिक उपप्रणाली तथा राजनीतिक प्रणाली के बीच पारस्परिक क्रिया पर है, हालांकि कुछ ध्यान प्रशासनिक पारिस्थितिकी के अन्य आयामों पर भी दिया गया है। अब हम वेबर के व्यवहारवादी आलोचकों की विचारधाराओं का विश्लेषण करेंगे। रॉबर्ट मर्टन रॉबर्ट मैनन द्वारा विकसित ऐसी संरचना के विरुद्ध सबसे अधिक सामान्य आलोचना यह है, जिसके अनुसार लक्ष्य की अपेक्षा नियम के अधिक महत्वपूर्ण होने की प्रवृत्ति है, जिससे ध्येय उद्देश्य का विस्थापन तथा संगठनात्मक प्रभावहीनता हो रही है। रॉबर्ट के मर्टन ने अपनी बात की शुरुआत नौकरशाही के चमत्कार से की है। मर्टन सबसे पहले समाजशास्त्री हैं जिन्होंने नौकरशाही की दुष्क्रियाओं पर सुव्यवस्थित रूप से बल दिया है: लाल फीताशाही तथा अकुशलता। उनके अनुसार विवेकशील नियमों और प्रक्रियाओं की प्रधानता से लचीलेपन में कमी आती है। ऐसे कार्यविधि नियम स्वयं में साधन की बजाय साध्य हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उद्देश्यों का विस्थापन हो जाता है। रॉबर्ट मर्टन ने इस समस्या को पहले पहचाना और इसे संगठनात्मक काम से उनके नियम एवं व्यवस्थापन के साथ जोड़कर देश जहां प्रबंधक संगठन को उनके उद्देश्यों से दूर रखते हैं। उनका कहना है कि इस व्यवस्था में उद्देश्य विस्थापन इस कारण होता है क्योंकि नौकरशाही भूमिका में मूल तथ्य की अपेक्षा सहायक तथा औपचारिक पहलू अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसकी प्राप्ति संगठन का मुख्य ध्येय हो जाता है। मर्टन के अनुसार जब कोई सैद्धांतिक क्षेत्र छोड़कर वास्तविक संगठन का अध्ययन करता है, तब यह देखा जाता है कि कुछ नौकरशाही विशेषता संगठन की कार्यकुशलता को बढ़ावा भी देते हैं और साथ ही बाधक भी सिद्ध होते हैं। इस प्रकार इनका प्रभाव क्रियात्मक और दुष्क्रियात्मक दोनों ही होता है। माइकल क्रोजियर। फ्रांसीसी समाजशास्त्री माइकल क्रोजियर ने फ्रांस को 2 सरकारी एजेंसियों का अध्ययन किया: माइकल क्रोनियर, द ब्यूरोक्रेटिक फेनोमेना 1963, जो कि संगठनात्मक शक्ति तथा संघर्ष के विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्रोजियर के विश्लेषण में सामाजिक संरचना में अत्यधिक संबद्धशील व्यावसायिक समूह है, जो कि एक दूसरे के प्रति एकीकृत तथा विरोधी भी हैं। प्रत्येक समूह स्वयं के अधिकार और विशेषाधिकार को आगे बढ़ाने के लिए नियमों को छल और चालाकी से उसका उपयोग करता है। रॉबर्ट माइकल। अपनी कुलीन तंत्र के लॉ कानून में रॉबर्ट माइकल ने यह कहा है कि आधुनिक संगठन में घनीभूत जटिलता एवं नौकरशाहों के कारण शक्ति सत्ता ऊपरी स्तर के कुछ लोगों के हाथों में ही एकत्रित होकर रह जाता है, जिसके कारण वे तानाशाह शासन करने लगते हैं। उनका कहना है कि इसका उत्तरदायित्व आधुनिक संगठन में बढ़ती जटिलता तथा उनके बढ़ते आकार को जाता है। उच्च स्तर के कर्मचारियों की स्थिति अजय हो जाती है। कुछ लोग तथ्य सच्चाई को अपने अनुकूल कर संचार के माध्यम से अपने विरोधी को हानि पहुंचाते हैं। कर्तव्यों को अनवरत पूरा करने में विशिष्ट ज्ञान और तकनीक हासिल की जाती है, जिसके कारण संगठन में उसका महत्व चढ़ जाता है। एक बार नियंत्रण में लाने के बाद संगठन के कुलीन तंत्र अपनी स्थिति को और भी अधिक मजबूत कर लेते हैं तथा किसी भी खतरे की घड़ी में सामान्य उद्देश्यों की बलि चढ़ा देते हैं। फलस्वरूप इससे सामाजिक कुलीन तंत्र की रचना होती है। यदि संगठनात्मक प्रणाली के ऐसे स्वयंसेवी संगठन जैसे व्यापार संघ या राजनीतिक दल प्रजातांत्रिक रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, तब संपूर्ण समाज का राजनीतिक संस्थान अपनी जड़ से दुर्बल हो जाता है। यह सत्य है कि यदि समाज बड़े कुलीन तंत्र संगठनों से प्रभावी होता है, तब एक कुलीन तंत्रीय राजनीतिक सत्ता का विकास होने लगता है। फ्रेडरिक्स फेडरिम्स 1966 एक ऐसे महत्वपूर्ण पश्चिमी विद्वान है जिन्होंने पदाधिकारियों के प्रशासनिक व्यवहार तथा नौकरशाही की अवधारणा में सामंजस्य पाया है। उन्होंने थाईलैंड को एक नौकरशाही राज्य व्यवस्था के रूप में पहचाना है, जहां थाई के दफ्तरशाह न सिर्फ नीतियों को बनाते और कार्यान्वित करते बल्कि हित समूह के रूप में भी काम करते और कभी-कभी कार्यपालिका के रूप में भी कार्य करते। उनका यह अनुभव करना है कि थाईलैंड की संपाशीय नौकरशाही परंपरागत समाज जहां भूमिकाओं का एक सा मिलना जैसा होता है, से आधुनिक समाज जहां सभी कुछ भिन्न और अलग है की और बदलाव है तथा जिसकी विशेषता है परंपरागत एवं आधुनिक मूल्यों का एक दूसरे के साथ अतिक्रमण। रिक्स के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से ऐसे समाज में कोई पृथक सिद्धांत या लोक प्रशासन का अध्ययन नहीं हो सकता, जैसे कि अर्थशास्त्र या धर्म का कोई अलग अध्ययन नहीं हो सकता। धार्मिक विचारधाराएं पौराणिक कथाओं तथा शिक्षण में समाहित होता है, जिसे राजनीति प्रशासन या अर्थशास्त्र से संबद्ध किया जाता है, किंतु यह संपूर्ण वास्तविकता नहीं है।
ये सामान्य रूप से जीवन से जुड़े हुए हैं। 20.4 नौकरशाही की मार्क्सवादी अवधारणा। मार्क्सवादी विद्वानों ने नौकरशाही को अपने दृष्टिकोण से देखा है। एक ओर जहां लेनिन तथा अन्य सोवियत लेखकों ने यह मानने से इनकार किया है कि सोवियत व्यवस्था के अंतर्गत नौकरशाही में एक स्थायी तथा संगठित स्थिति होती है, दूसरी ओर अन्य मार्क्सवादियों के विचार में वह केंद्र होता है जो सत्ता की प्रकृति को किसी और से ज्यादा परिभाषित करता है। उनके दृष्टिकोण में नौकरशाही न सिर्फ विशिष्ट अत्याचारी समूह होता है बल्कि एक नया शोषक वर्ग भी है जिसकी विशेषता है कुलीन तंत्र जो ही समाजवादी है और न ही पूंजीवादी और जो पूरब और पश्चिम में तेजी से फैल रहा है। इस विश्लेषण को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से इटली के मार्क्सवादी ब्रूनो रिजी ने अपनी पुस्तक द ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड 1939 में किया है। रिजी के अनुसार सोवियत नौकरशाही में एक नया शासन करने वाला वर्ग है जो सर्वहारा वर्ग को शोषित कर रहा है, जैसा कि पूर्व में पूंजीपतियों ने किया था। यह पूंजीवाद से इस संदर्भ में भिन्न था कि इस नए प्रकार की प्रधानता में उत्पादन के साधन पर एक व्यक्ति के स्थान पर समूह का नियंत्रण था। यथार्थ में सोवियत प्रणाली में उत्पादन का साधन समाजवाद का प्रतिनिधित्व नहीं करता था बल्कि राज्यवाद का। यह पूर्ण रूप से सभी को सम्मिलित नहीं करता बल्कि सिर्फ राज्य और नौकरशाही को जिनसे वह नियंत्रित होता है। अंतिम विश्लेषण में यही नौकरशाह तकनीशियन, निदेशक तथा विशेषज्ञ जो पार्टी या राज्य प्रशासन में मुख्य स्तर पर है, उन्होंने ही सर्वहारा वर्ग का शोषण किया और कार्य के अतिरिक्त मूल्यों को भी हड़प लिया है। रिजी के अनुसार इस नए प्रकार की व्यवस्था में, जिसे वह नौकरशाही समूहवाद कहते हैं, सिर्फ सोवियत संघ में ही सीमित नहीं था। इसी प्रकार की प्रवृत्तियां फासीवादी देशों तथा कल्याणकारी राज्यों में भी दिखाई देता है। युगोस्लाव समाजवादी सत्ता की आलोचना में युगोस्लावी साम्राज्यवादी मिलोवन जिलास ने अपनी पुस्तक दी न्यू क्लास 1957 में रिजी की तरह ही बात कही है। 20.5 राजनीतिज्ञों एवं स्थायी कार्यपालकों में संबंध। नौकरशाही के अध्ययन में शक्ति एक महत्वपूर्ण परित्व है। अब धीरे धीरे राजनीतिक नेताओं का नियंत्रण नौकरशाही पर कम होता जा रहा है, जिसका कारण है नौकरशाही तंत्र का बढ़ता आकार और स्वेच्छाचारी शक्तियां। राजनीतिक नेता और नौकरशाही के बीच का संबंध अधिक जटिल और पेचीदा हो गया है, जहां तक नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन का प्रश्न उठाता है। राजनीतिक नेतृत्व के लिए नौकरशाही तंत्र का निर्देशन और समर्थन महत्वपूर्ण होता है तथा नौकरशाहों के पक्ष में कई बातें होती हैं। उनका स्थायित्व, चुनावी परेशानियों से स्वतंत्रता, फाइलों के विषय में उनका ज्ञान तथा संचार में उनका नियंत्रण, इन सभी का प्रयोग वे राजनेताओं से अपने संबंध में करते हैं। चेवर ने स्वयं यह कहा है कि नौकरशाही आवश्यक रूप से एक दिशाहीन शकिया है जिसे किसी के लिए भी आसानी से काम में लाया जा सकता है जो नियंत्रण रखना जानता हो। यह सत्य है कि उन्होंने नौकरशाह विशेषज्ञ को राजनीतिक नेताओं द्वारा निर्देशित करने की क्षमता को संदेह से देखा है तथा राजनीतिक नेतृत्व से सावधानी भी बरती है। विशेषज्ञों के विषय में उनकी यह पक्ति कि उन्हें अत्यधिक ऊंची शक्ति प्राप्त है, यह आंशिक रूप से इस आधार से जुड़ा है कि कार्यकारी सरकार आधुनिक संदर्भ में निर्वाचित विधायिका पर अपनी प्रधानता रखती है। इस प्रकार वेबर ने नौकरशाही पर नियंत्रण की चिंता को उद्घोषित किया है, किंतु पीटर सेल्फ ने उनकी आलोचना में कहा है कि उन्होंने प्रशासनिक बहुलवाद के विकास को नजरअंदाज किया है। इस प्रकार नौकरशाही का सिद्धांत मात्र एक विचार के रूप में छोड़ दिया गया, जिससे उसका नियंत्रण ऊपर से नीचे की दिशा में हो गया, क्योंकि तकनीकी रूप से सुचारू होने के बाद भी वह राजनीतिक रूप से तटस्थ था। नौकरशाही को सर्वथा एक प्रभावी संगठन के स्तर से मापा गया है। नौकरशाही कार्यकुशलता तथा प्रजातांत्रिक उत्तरदायित्व का समन्वय और मेलमिलाप एक दूसरा मुद्दा है जिसे वेबर ने अपने लेखों में उठाया है। इसके पूर्व वैज्ञानिक प्रबंधन विद्यालय ने यह मान लिया है कि नौकरशाही को भी संगठनात्मक कार्यकुशलता के लिए कार्य में लाया जा सकता है। यहां तक कि मानव संबंधी विद्यालय ने भी राजनीतिक नियंत्रण की भूमिका पर प्रश्न उठाया है। हालांकि पीटर सेल्फ का मानना है कि निम्नांकित कारणों से वेबर की अवधारणा अब पुरानी हो चुकी है। सर्वप्रथम, नौकरशाही कार्यकलापों में स्वेच्छाचारी शक्तियों में विकास हुआ है। यह सत्य है कि आधुनिक सरकार में स्वेच्छाचारिता के कई रूप जैसे हस्तक्षेप, मध्यस्थता तथा वित्तीय सहयोग आदि से नौकरशाही अधिक से अधिक जुड़ गई है। दूसरे, आधुनिक नौकरशाही के राजनीतिक परिवेश की विशेषता है जटिल और बदलते राजनीतिक दबाव, न कि प्रत्यक्ष राजनीतिक नेतृत्व। इसके साथ ही अधिक अधिकारियों में व्यक्तिपरक एवं सत्तावादी विरोधी भावनाओं का उदय हुआ है, जिसके कारण क्रमबद्ध प्रणालियों में अनुशासन कमजोर हो गया है। नौकरशाही एवं राजनीतिज्ञों के बीच संबंधों के अध्ययन ने यह दर्शाया है कि नौकरशाही बनाम राजनीतिक संरचना के मजबूत होने की सामान्य प्रक्रिया हो रही है। इसका सामान्यीकरण करना आसान कार्य नहीं है, क्योंकि प्रत्येक देश में परिस्थिति बदलती रहती है। ब्रिटेन में नौकरशाहों को भर्ती और प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे राजनीतिक भावुकता दिखा सकें। इस कारण उनका प्रभाव व्याख्यात्मक होगा। दूसरी ओर फौज की राजनीतिक व्यवस्था में नौकरशाहों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहां राजनीतिक अस्थिरता अधिक है और राजनीतिक प्राधिकार के अधिक बलशाली होने की भी परंपरा है। प्रशासनिक प्रणाली की दो शाखाओं में नौकरशाही शक्ति संगठित है, ग्रैंड कॉर्म तथा पॉलिटेक्निसिन। चूंकि नौकरशाही को बृहद अभाव के और अधिक अभिजातवादी शिक्षा प्राप्त होती है, वे शक्ति के प्रयोग में पूर्ण रूप से कुशल होते हैं। ऊपरी तौर से अमेरिका में नौकरशाही का स्थान राजनीतिक कार्यकारी की तुलना में निम्न होता है। राष्ट्रपति को इच्छा पर राजनीतिक कार्यकारियों की नियुक्ति की प्रणाली है। हालांकि ये नियुक्तियां जल्दबाजी में की जाती है। इसके अलावा ये कम अवधि और अस्थायी प्रकृति के होते हैं और कभी-कभी उनमें दल के अनुशासन की कमी पाई जाती है, जिसके कारण राजनीतिक प्रणाली में उनका महत्व कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप स्थायी कार्यकारी अधिक शक्तिशाली और प्रभावी होकर उभरता है। 20.6 आधुनिक समय में नौकरशाही के कार्य। आधुनिक प्रजातांत्रिक राजनीतिक शासन में नौकरशाही का कार्य है विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों का कार्यान्वयन। नियमों का कार्यान्वयन यांत्रिक तथा अर्धस्वचालित प्रक्रिया माना जाता है। हालांकि ब्लॉन्डेल के अनुसार यह दृष्टिकोण अति सरलीकृत है, क्योंकि प्रशासक मंत्रियों को निर्णय लेने में मदद करते हैं। प्रशासकों की मदद के बिना वे सभी नियम एवं विनियम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार मंत्रियों को प्रशासक द्वारा सहायता दिया जाना एक व्यापक कार्य है, क्योंकि नियम निर्माण भी एक जटिल कार्य हो गया है। राजनीतिक व्यवस्था लघु तथा लंबी अवधि के सामाजिक आर्थिक योजनाओं और नीतियों को बनाने में लगे रहते हैं। व्यंग्यात्मक होगा कि प्रशासक सिर्फ समय समय पर राज्य द्वारा निर्धारित नियम एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते हैं।
हालांकि नियमों, नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माण के क्षेत्र में भी उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्लंडेल के अनुसार कार्यान्वयन की प्रक्रिया को भी स्वचालित या यांत्रिक नहीं मानना चाहिए। नियमों का कार्यान्वयन भी निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है, क्योंकि प्रशासन को उपलब्ध अनेक विकल्पों में से एक पथ का चयन करना होता है। जे ब्लंडेल। ज्यादातर प्रशासकीय कार्य प्रबंधकीय या तकनीकी उपलब्धि प्रकृति के होते हैं। प्रविधिज्ञ तकनीशियन एक विशेषज्ञ होता है और उनका उद्देश्य रहता है सरकारी नौकरी का विकास और उपलब्धियां। हालांकि सभी नौकरशाह तंत्र ने विशेषीकरण या तकनीकी विशेषता को प्राप्त नहीं किया है। उदाहरण स्वरूप ब्रिटिश तथा अमेरिकी नौकरशाही की तुलना में फ्रांस की लोक सेवा का अधिक तकनीकी विकास हुआ है। हालांकि लोक कार्यों के बढ़ जाने से प्रविधिज्ञों पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्रबंधकीय मांग और परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण स्थानों पर कार्यरत विशेषज्ञों की बढ़ती संख्या के कारण नौकरशाही तथा सरकार के बीच का संबंध भिन्न रूप ले रहा है, जो प्रतिनिधि सरकार के सिद्धांत से बिल्कुल अलग है। नौकरशाही मात्र तकनीकी सहायक तंत्र नहीं है, यह एक सामाजिक शक्ति भी है जिसमें स्वयं की अभिरुचि और मूल्य है। इस प्रकार अपनी सहायक उपलब्धियों के अलावा इसका सामाजिक परिणाम भी होता है। 20.7 विकासशील देशों में नौकरशाही। 7.1 विकासशील समाज में नौकरशाही की प्रकृति। आज के उभरते विकासशील समाज में नौकरशाहों को निम्नांकित विशेषताएं हो गई हैं। सर्वप्रथम, चूंकि विकास की प्रक्रिया में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, नौकरशाही को आधुनिकीकरण और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक तंत्र माना गया है। हालांकि तीसरी श्रेणी के देशों के अनुभवों ने यह दर्शाया है कि नौकरशाही सिद्धांत के प्रतिपादकों ने जितनी अपेक्षा की थी, उतना सुपरिणाम व्यवहारिक रूप से नहीं संभव हो पाया है। दूसरी तरफ वेबर की नौकरशाही अवधारणा में संरचनात्मक और व्यवहारवादी विशेषताओं ने विकास में अवरोध पैदा किया है। इसी कारण वेबर की नौकरशाही सिद्धांत को विकासशील समाज की विशिष्ट समस्याओं और तथ्यों से पुनः प्रतिपादित करने की चेष्टा की गई है। इसके फलस्वरूप विकासात्मक नौकरशाही की अवधारणा का उदय हुआ है। दूसरे विकसित राष्ट्रों से भिन्न विकासशील राष्ट्रों में कार्यों में कम विभिन्नता है, जिसके कारण नौकरशाही अपनी वैट सीमा से बाहर अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हो गया है। फेडरिन्स के अनुसार विकास की प्रक्रिया में कार्य क्षेत्र में स्पष्ट विभाजन होता है तथा विभिन्न कार्यों के लिए पृथक संरचना का प्रावधान भी होता है। नौकरशाही तथा अन्य राजनीतिक संरचनाओं के बीच सही प्रकार का सामंजस्य रहता है। तीसरे, क्षमता के आधार पर नियुक्ति होती है, जिसका निर्णय सार्वजनिक प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होता है, जिसमें लिखित एवं व्यक्तित्व परीक्षण भी सम्मिलित है। हालांकि आदिकालीन कारणों के हस्तक्षेप से जैसे व्यक्तिगत, जाति, कबीलिय, जातीय या धार्मिक एक कड़वी सच्चाई है। पक्षपात उन लोगों के लिए किया जाता है जो क्षमता के बिना भी लिखित परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाते हैं। मुख्य पदों पर नियुक्ति क्षमता रहित आधार पर होती है। सार्वजनिक नियुक्ति के लिए जातीय विचार एक सशक्त आधार के रूप में उभर कर आया है। कुछ राष्ट्र जैसे भारतवर्ष में सबसे अधिक पिछड़ी जाति और वर्ग के लिए सार्वजनिक नियुक्तियों में आरक्षण की प्रणाली है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नौकरशाही एक प्रतिनिधि नौकरशाही हो। ऐसी प्रणाली राज्य की क्षमता को सीमित करती है ताकि समाज के लिए प्रभावी नियम बना सके। नौकरशाह के चयन और भर्ती में एक समान प्रक्रिया का अभाव रहता है। चौथे, विकासशील देशों में नौकरशाही का राजनीतिकरण एक अन्य विशेषता है। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही को अवधारणा की शुरुआत 1960 के उत्तरार्ध में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी, जिसमें यह अंतर्निहित था कि सत्ता से जुड़े दल के साथ नौकरशाह प्रतिबद्ध रहे। हालांकि बाद में जनता की आवाज के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी अवस्थिति को पुनः सुस्पष्ट किया कि वे सरकार की बजाय राज्य के कानून की और अधिक प्रतिबद्ध है, किंतु वास्तविकता में राष्ट्र में नौकरशाही तटस्थता की नीति में कटाव आ रहा है। उच्च पदाधिकारियों का चयन केंद्र और राज्यों में व्यक्तिगत और दलीय आधारों पर किया जा रहा है। चुनाव के पूर्व और उपरांत नागरिक सेवकों का अदल बदल और हस्तांतरण एक आम बात है। एशिया की अपेक्षा अफ्रीकी राज्यों की स्थिति बदतर है। जैसे कि केन्या, तंजानिया, जाम्बिया, नाइजीरिया तथा युगांडा में राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत राजनीतिक संगठन एक स्थापित व्यवस्था हो गई है। राजनीतिक दलों ने नौकरशाह तंत्र की संरचना से सहयोग लेना आवश्यक समझा है। इसके परिणामस्वरूप नौकरशाही एवं राजनीतिक दलों के बीच विभिन्न प्रकार के संबंध समाज में देखने को मिलते हैं। इन संबंधों के कारण अफ्रीकी समाजवादी सिद्धांत तथा लोक कल्याणकारी पूंजीवाद व्यवस्था में नौकरशाही अध्यक्षीय कार्यालय की तुलना में अपना कार्य निचले स्तर पर करती है। राजनीतिक दल तथा राज्य को नौकरशाही के बीच कभी कभी कड़वाहट अधिक हो जाती है, जिसके कारण अध्यक्षीय कार्यालय का महत्व बढ़ जाता है और आनुवंशिक तथा व्यक्तिगत शासन भी संस्थागत हो जाता है। ऐसा लैटिन अमेरिकी देशों में देखा जाता है। हालांकि अफ्रीकी देशों में बोत्सवाना एक ऐसा अपवाद है जहां राजनीतिज्ञों और लोक सेवकों के बीच के संबंध का आधार है तटस्थता की नीति। पांचवें, विकासशील देशों में नौकरशाही की एक और विशेषता यह है कि विभिन्न स्तरों पर अत्यधिक भ्रष्टाचार है। यह इतना खतरनाक हो गया है कि स्थायित्व, कार्यकुशलता तथा लोक सेवाओं की प्रभावशालीता को भी यह भीतर से खोखला कर रहा है। न सिर्फ निम्न स्तर के कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए घोड़ाभूत पैसा दिया जाता है, बल्कि उच्च स्तर की वित्तीय या राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर घूस दी जाती है। अफ्रीका में लोक अधिकारियों को कानूनी रूप से यह छूट है कि वे निजी व्यवसाय भी चला सकते हैं, जिससे समस्या और भी बढ़ जाती है। 20 जुलाई 2002 विकासशील देशों में नौकरशाही की भूमिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और पूर्व के औपनिवेशिक राज्यों ने बुद्ध स्तर पर अपने समाज में विकास लाने का प्रयास किया। शीघ्र आर्थिक विकास के उद्देश्य को प्रजातांत्रिक राजनीतिक विकास से जोड़ा गया। विकास का अर्थ था राष्ट्र निर्माण, समानता, प्रजातंत्र, स्थायित्व तथा स्वायत्तता। इन देशों ने एक औपनिवेशिक नौकरशाही को प्राप्त किया था। इसकी विशेषता थी अधिकारों का केंद्रीयकरण, क्रमबद्धता, सामान्य प्रशासक तटस्थता। ऐसी नौकरशाही की प्रकृति अभिजातवादी, अधिकारवादी तथा पैतृकवादी होती है। इन विशेषताओं के साथ कोई भी संगठन विकास की प्रक्रिया में प्रभावी नहीं हो सकता। इस प्रकार सामान्यतः मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित तार्किक वैधानिक नौकरशाही का संगठन तथा औपनिवेशिक मालिकों द्वारा निर्मित नियंत्रण एवं आयत्रण के कार्य को संदेह से देखा जाने लगा, क्योंकि विकास की प्रक्रिया में यह प्रभाव व्यवस्था नहीं थी। हालांकि कुछ विद्वानों ने इन देशों से यह अपील की कि केंद्रीकृत कार्यकुशल और सशक्त नौकरशाही को और अधिक मजबूत बनाया जाए ताकि आर्थिक एवं राजनीतिक विकास प्राप्त हो सके।
जोसेफ ला पालोमचारा के शब्दों में एक सशक्त 20.7 विकासशील देशों में नौकरशाही 7.1 विकासशील समाज में नौकरशाही की प्रकृति। आज के उभरते विकासशील समाज में नौकरशाहों को निम्नांकित विशेषताएं हो गई हैं। सर्वप्रथम, चूंकि विकास की प्रक्रिया में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, नौकरशाही को आधुनिकीकरण और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक तंत्र माना गया है। हालांकि तीसरी श्रेणी के देशों के अनुभवों ने यह दर्शाया है कि नौकरशाही सिद्धांत के प्रतिपादकों ने जितनी अपेक्षा की थी, उतना सुपरिणाम व्यवहारिक रूप से नहीं संभव हो पाया है। दूसरी तरफ वेबर की नौकरशाही अवधारणा में संरचनात्मक और व्यवहारवादी विशेषताओं ने विकास में अवरोध पैदा किया है। इसी कारण वेबर की नौकरशाही सिद्धांत को विकासशील समाज की विशिष्ट समस्याओं और तथ्यों से पुनः प्रतिपादित करने की चेष्टा की गई है। इसके फलस्वरूप विकासात्मक नौकरशाही की अवधारणा का उदय हुआ है। दूसरे विकसित राष्ट्रों से भिन्न विकासशील राष्ट्रों में कार्यों में कम विभिन्नता है, जिसके कारण नौकरशाही अपनी वैच सीमा से बाहर अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हो गया है। फेडरिन्स के अनुसार विकास की प्रक्रिया में कार्य क्षेत्र में स्पष्ट विभाजन होता है तथा विभिन्न कार्यों के लिए पृथक संरचना का प्रावधान भी होता है। नौकरशाही तथा अन्य राजनीतिक संरचनाओं के बीच सही प्रकार का सामंजस्य रहता है। तीसरे, क्षमता के आधार पर नियुक्ति होती है, जिसका निर्णय सार्वजनिक प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होता है, जिसमें लिखित एवं व्यक्तित्व परीक्षण भी सम्मिलित है। हालांकि आदिकालीन कारणों के हस्तक्षेप से जैसे व्यक्तिगत, जाति, कबीलीय, जातीय या धार्मिक एक कड़वी सच्चाई है। पक्षपात उन लोगों के लिए किया जाता है जो क्षमता के बिना भी लिखित परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाते हैं। मुख्य पदों पर नियुक्ति क्षमता रहित आधार पर होती है। सार्वजनिक नियुक्ति के लिए जातीय विचार एक सशक्त आधार के रूप में उभर कर आया है। कुछ राष्ट्र जैसे भारतवर्ष में सबसे अधिक पिछड़ी जाति और वर्ग के लिए सार्वजनिक नियुक्तियों में आरक्षण की प्रणाली है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नौकरशाही एक प्रतिनिधि नौकरशाही हो। ऐसी प्रणाली राज्य की क्षमता को सीमित करती है ताकि समाज के लिए प्रभावी नियम बना सके। नौकरशाह के चयन और भर्ती में एक समान प्रक्रिया का अभाव रहता है। चौथे, विकासशील देशों में नौकरशाही का राजनीतिकरण एक अन्य विशेषता है। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही को अवधारणा की शुरुआत 1960 के उत्तरार्ध में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी, जिसमें यह अंतर्निहित था कि सत्ता से जुड़े दल के साथ नौकरशाह प्रतिबद्ध रहे। हालांकि बाद में जनता की आवाज के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी अवस्थिति को पुनः सुस्पष्ट किया कि वे सरकार की बजाय राज्य के कानून की और अधिक प्रतिबद्ध है, किंतु वास्तविकता में राष्ट्र में नौकरशाही तटस्थता की नीति में कटाव आ रहा है। उच्च पदाधिकारियों का चयन केंद्र और राज्यों में व्यक्तिगत और दलीय आधारों पर किया जा रहा है। चुनाव के पूर्व और उपरांत नागरिक सेवकों का अदल-बदल और हस्तांतरण एक आम बात है। एशिया की अपेक्षा अफ्रीकी राज्यों की स्थिति बदतर है। जैसे कि केन्या, तंजानिया, जाम्बिया, नाइजीरिया तथा युगांडा में राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत राजनीतिक संगठन एक स्थापित व्यवस्था हो गई है। राजनीतिक दलों ने नौकरशाह तंत्र की संरचना से सहयोग लेना आवश्यक समझा है। इसके परिणामस्वरूप नौकरशाही एवं राजनीतिक दलों के बीच विभिन्न प्रकार के संबंध समाज में देखने को मिलते हैं। इन संबंधों के कारण अफ्रीकी समाजवादी सिद्धांत तथा लोक कल्याणकारी पूंजीवाद व्यवस्था में नौकरशाही अध्यक्षीय कार्यालय की तुलना में अपना कार्य निचले स्तर पर करती है। राजनीतिक दल तथा राज्य को नौकरशाही के बीच कभी कभी कड़वाहट अधिक हो जाती है, जिसके कारण अध्यक्षीय कार्यालय का महत्व बढ़ जाता है और आनुवंशिक तथा व्यक्तिगत शासन भी संस्थागत हो जाता है। ऐसा लैटिन अमेरिकी देशों में देखा जाता है। हालांकि अफ्रीकी देशों में बोत्सवाना एक ऐसा अपवाद है जहां राजनीतिज्ञों और लोक सेवकों के बीच के संबंध का आधार है तटस्थता की नीति। पांचवें, विकासशील देशों में नौकरशाही की एक और विशेषता यह है कि विभिन्न स्तरों पर अत्यधिक भ्रष्टाचार है। यह इतना खतरनाक हो गया है कि स्थायित्व, कार्यकुशलता तथा लोक सेवाओं की प्रभावशालीता को भी यह भीतर से खोखला कर रहा है। न सिर्फ निम्न स्तर के कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए घोड़ाभूत पैसा दिया जाता है, बल्कि उच्च स्तर की वित्तीय या राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर घूस दी जाती है। अफ्रीका में लोक अधिकारियों को कानूनी रूप से यह छूट है कि वे निजी व्यवसाय भी चला सकते हैं, जिससे समस्या और भी बढ़ जाती है। 7.2 विकासशील देशों में नौकरशाही की भूमिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और पूर्व के औपनिवेशिक राज्यों ने बुद्ध स्तर पर अपने समाज में विकास लाने का प्रयास किया। शीघ्र आर्थिक विकास के उद्देश्य को प्रजातांत्रिक राजनीतिक विकास से जोड़ा गया। विकास का अर्थ था राष्ट्र निर्माण, समानता, प्रजातंत्र स्थायित्व तथा स्वायत्तता। इन देशों ने एक औपनिवेशिक नौकरशाही को प्राप्त किया था। इसकी विशेषता थी अधिकारों का केंद्रीयकरण, क्रमबद्धता, सामान्य प्रशासक तटस्थता। ऐसी नौकरशाही की प्रकृति अभिजातवादी, अधिकारवादी तथा पैतृकवादी होती है। इन विशेषताओं के साथ कोई भी संगठन विकास की प्रक्रिया में प्रभावी नहीं हो सकता। इस प्रकार सामान्यतः मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित तार्किक वैधानिक नौकरशाही का संगठन तथा औपनिवेशिक मालिकों द्वारा निर्मित नियंत्रण एवं आयत्रण के कार्य को संदेह से देखा जाने लगा, क्योंकि विकास की प्रक्रिया में यह प्रभाव व्यवस्था नहीं थी। हालांकि कुछ विद्वानों ने इन देशों से यह अपील की कि केंद्रीकृत, कार्यकुशल और सशक्त नौकरशाही को और अधिक मजबूत बनाया जाए ताकि आर्थिक एवं राजनीतिक विकास प्राप्त हो सके। जोसेफ ला पालोमचारा के शब्दों में एक सशक्त नौकरशाही की आवश्यकता इसलिए है ताकि अप्राकृतिक राजनीतिक दीवारों के विघटन करने वाले प्रभाव को पारिवारिक एवं कबीलीय संरचना के प्रतिस्पर्धात्मक शक्तियों को रोका जा सके। इसके अलावा राजनीतिक दलों को संगठित और वित्तीय सहायता देने, जनसंख्या के निम्न उत्पादन की समस्या जो पूंजी निर्माण पर ध्यान न देकर उपभोक्तावादी बनते जा रहे हैं, आदि समस्याओं से निपटने के भी नौकरशाही तंत्र की जरूरत है। विकासशील राज्यों में सशक्त नौकरशाही एक आवश्यक बुराई है जिसे बर्दाश्त करना सीखना होगा, इस उम्मीद के साथ कि प्रजातांत्रिक स्तर पर यह अपने सर्वोत्तम स्वरूप में होगा।